एकाधिकार बाजार क्या है? एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्लास 12th में बीए फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। एकाधिकार बाजार के बारे में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का बताइए, या एकाधिकार बाजार की प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको डिटेल से मैं आज बताऊंगा। वैसे तो इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन के साथ बताना चाहता हूँ। तो एकाधिकार देखिए, अगर उसमें संधि विच्छेद करेंगे ना, इसको दो बातों में बांटेंगे तो एकाधिकार जो है दो बातों से मिलकर बना हुआ है। तो एक है एक और दूसरा है अधिकार। अगर हिंदी में देखें तो एक ऐसा बाजार या एक ऐसी स्थिति जहाँ पर केवल एक ही का अधिकार होता है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो मोनोपोली, इंग्लिश में एकाधिकार को क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं। तो मोनोपोली में दो वर्ड है, एक है मोनो, एक है पॉली। मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है विक्रेता, मतलब साफ एक अधिकार मतलब एक विक्रेता। एक विक्रेता, एक ऐसी स्थिति जहां पर केवल एक ही विक्रेता होता है। विक्रेता मतलब उत्पादक भी कह सकते हो, एक एकाधिकार होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब एक ही होता है केवल। तो इसका मतलब साफ है, अगर हम एकाधिकार बाजार के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एकाधिकार बाजार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बाजार में केवल और केवल एक ही विक्रेता होता है। इसका मतलब एक वस्तु का एक ही विक्रेता का होना ही एकाधिकार होता है। संपूर्ण बाजार में उसी का अधिकार होता है। कीमत नियंत्रण वही करता है, वस्तु की सप्लाई भी वही करता है। ठीक है, तो ऐसे में बाजार की वह स्थिति जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता का अभाव होता है और मात्र एक ही विक्रेता होता है, जिसका वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है, ऐसी स्थिति को हम एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में समझ जाइए कि एकाधिकार है क्या। इसके अगर पूछा जाता है एकाधिकार किसे कहते हैं, तो अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है इसको लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स देगा, कोई भी एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एकाधिकार क्या होता है। अब इसी चीज को एक डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन की जगह प्रोफेसर बोल्डिंग ने, प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विशुद्ध एकाधिकारी फर्म वो है, विशुद्ध मतलब क्या होता है? बिल्कुल सटीक एकाधिकार हो। कौन सा होता है? वह फर्म है जो कि ऐसी वस्तु उत्पन्न कर रही हो जिसका किसी अन्य फर्म की उत्पादित वस्तुओं में कोई भी प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसके बराबर का, जिसकी स्थानापन्न में इसका मिलता जुलता कोई भी वस्तु किसी के पास भी नहीं होता है, ऐसी स्थिति को हम एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु होता है और वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। उस वस्तु से रिलेटेड समस्त निर्णय वो विक्रेता स्वयं लेता है, चाहे वो कीमत का निर्धारण हो, सप्लाई कितनी करनी हो, किसको किस दाम पे बेचना हो, वो कीमत विक्रेता स्वयं तय करता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक ही विक्रेता होता है, और एक ही विक्रेता मतलब विक्रेता ही खुद में बाजार ही होता है या बाजार ही विक्रेता होता है, ये कह सकते हो। ये अपने आप में संपूर्ण उद्योग होता है, क्योंकि उसके अलावा उस वस्तु को निर्माण करने वाला, उत्पादन करने वाला कोई दूसरा बंदा नहीं होता है। ठीक है ना, वो कहता है ना कि मेरा राज है, दैट इज यू है डिक्टेटरशिप। ठीक है ना, मैं करूँगा वही बहुत है। तो अपने आप में बाजार कहलाता है, अपने आप में उसी को उद्योग कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भारत में रेलवे है, भारत में रेलवे सेक्टर, आपने जो रेलवे देखा था वो सारे रेलवे सेक्टर किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में। कोई दूसरा सेक्टर नहीं, कोई प्राइवेट का है, नहीं किसी कंपनी का है, सब कुछ सरकार का है। तो सरकार के अंडर में रेलवे संचालित होती है। सरकार जो डिसीजन लेती है वही होता है। सरकार ने कभी रेट बढ़ा दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, तो क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं है, रेलवे में कोई दूसरा सेक्टर है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एकाधिकार होना। क्योंकि रेलवे पे सरकार का एकाधिकार है, रेलवे को सरकार के अलावा कोई दूसरा ऑपरेट नहीं कर सकता। ऐसे में रेलवे की पूरी इंडस्ट्री किसकी? सरकार की। सरकार ही सब कुछ है, सरकार ही कीमत नियंत्रक है, सरकार ही सब कुछ है इसका। ठीक है ना, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात, क्योंकि एग्जाम में विशेषताएं आती हैं तो हमें विशेषताओं के बारे में ही पता होना चाहिए कि विशेषताएं कौन कौन सी है। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख विशेषता लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले
एक अधिकार की स्थिति में एक ही विक्रेता होता है, और अगर विक्रेता एक ही है तो कोई लोग कहेंगे तो क्रेता कितने होंगे, तो ध्यान में क्या, क्रेता हमेशा अधिक ही होते हैं, क्रेता कम नहीं होते। क्रेता मतलब खरीदने वाले उपभोक्ता, क्रेताओं की संख्या में कभी कमी नहीं होती है। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। दूसरा, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। क्योंकि इस बाजार में एक ही विक्रेता होता है, संपूर्ण बाजार में उसका अधिकार होता है, ऐसे में कोई भी नई फर्म इस बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका यह है कि यहाँ पर सरकार का रेलवे पर अधिकार। आप कहेंगे नहीं मैं भी अपना नया रेल चलाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपने आप में वो किसी और को इस बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, कोई नया फर्म नहीं लग सकता इसमें। इसके कई सारे रीज़न हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है निकटतम स्थानापन्न का अभाव। यहाँ पर जिस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उस वस्तु से मिलती जुलती कोई भी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। स्थानापन्न का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे अगर हम गए चाय की जगह पर अगर कॉफ़ी का यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एकाधिकार में वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसका एक भी स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है कि नहीं चलो ये महंगा दे रहा है कि हम चाहे दूसरा सामान खरीद ले, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वो सामान लेना है तो उसी से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा वो सामान किसी और के पास नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकटतम स्थानापन्न का अभाव होता है। नेक्स्ट, कीमत का पूर्ण नियंत्रण। अगर वस्तु की कीमत की बात करते हैं तो यहाँ पर वस्तु की कीमत का नियंत्रण करने वाला स्वयं एकाधिकारी होता है, विक्रेता होता है, उत्पादक होता है, वो अपने आप में कीमत तय करता है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा, जब भी वो कीमत तय करता है, कोई भी एकाधिकार एक साथ में पूर्ति की मात्रा और वस्तु की कीमत दोनों को तय नहीं कर सकता। यहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लास्ट है कीमत विभेद। कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर एक ही वस्तु अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। जैसे वस्तु एक है और इस वस्तु की बाजार कीमत है 20 रुपये तय किया गया है। अब इस वस्तु को खरीदने के लिए 4 लोग आए, ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया। तो विक्रेता ने क्या किया, इस वस्तु को ए को बेचा 20 रुपये में, बी को बेच रहा 21 रुपये में, सी उसका जानने वाला था उसको बेच दिया 19 रुपये में, और डी को बेच दिया 22 रुपये में। वस्तु सेम वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग रेट पे बेच दिया, इसलिए इसको हम कीमत विभेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एकाधिकार में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार में एकाधिकारी जो विक्रेता होता है मन चाह रेट वसूल करता है, जिससे चाहे जैसा चाहे। अब इनकी मजबूरी है क्योंकि इनको सामान चाहिए, और ये सामान एकाधिकारी के अलावा किसी दूसरे के पास अवेलेबल नहीं है। अब इसी में एक और पॉइंट जुड़ जाता है कि एकाधिकारी का उद्देश्य क्या होता है। किसी भी स्थिति में अगर एकाधिकारी की उद्देश्य की बात करें तो एक ही उद्देश्य होता है, वो अपने लाभ को अधिक से अधिक करना चाहता है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, और उसकी कोशिश रहती है कि वो इस तरह से सामान विक्रय करे कि उसका जो सामान्य लाभ होता है, सामान्य लाभ बदल कर असामान्य लाभ में बदल जाए। असामान्य लाभ जानते हैं ना, कि एक ऐसी स्थिति जहां पर उसका टीआर है वो टीसी से ज़्यादा हो जाए, तो असामान्य लाभ, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक लाभ होता है उसका, तो वो लाभ प्राप्त करना चाहता है। और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ये जो असामान्य लाभ होता है, यानी कि असामान्य लाभ माइनस सामान्य लाभ होता है, इसको हम एकाधिकारी लाभ के रूप में जानते हैं। इसको हम एकाधिकारी लाभ कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसको हानि भी हो सकती है, ऐसी कोई दो राय नहीं है कि हमेशा लाभ ही होगा, लेकिन नॉर्मली एकाधिकारी लाभ की स्थिति बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो लाभ के ऊपर भी लाभ कमाता है तो मार्शल ने इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या एक्सप्लेन किया मार्शल ने, कि एक एकाधिकारी का स्पष्ट उद्देश्य अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार इस प्रकार समायोजित करना नहीं है कि वो कीमत जिस अपनी वस्तु पर बेच सकता है, वो मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित नहीं कर सकता कि जिसमें बेच सकता है, उसकी उत्पादन लागत को ही पूरा करे।
बल्कि इस प्रकार से करना है कि उसको अधिकतम कुल शुद्ध एकाधिकारी लाभ हो। वो केवल ये तय नहीं करता कि बस लोग मांग कर रहे हैं और मैं सामान को उठा के बेच दूं और इसलिए बेच दूं ताकि हमारी मेरी लागत निकल आए। उसका मेन उद्देश्य लागत निकालना नहीं होता है, वो चाहता है कि लागत से ही बढ़ के उसे क्या हो, अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति हो, और यही अतिरिक्त लाभ उसको एकाधिकारी लाभ के रूप में जानते हैं। यहाँ तो हमारा फार्मूला बन जाता है एक कि एकाधिकारी लाभ बराबर वस्तु की कीमत माइनस प्रति इकाई उत्पादित लागत। मान लो वस्तु की कीमत बनाने में 12 रुपये का खर्च आया है, तो एकाधिकारी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, उस 12 रुपये की वस्तु को 20 रुपये में बेच सकता है। ऐसे में उसका लाभ कितना हो जाएगा, 8 रुपये, जो कि सामान्य लाभ से कई बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या एकाधिकारी एक साथ पूर्ति तथा कीमत को नियंत्रित कर सकता है? एकाधिकारी, क्योंकि संपूर्ण बाजार पर उसी का अधिकार होता है, वो वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत दोनों को कंट्रोल कर सकता है, दोनों को नियंत्रित कर सकता है? तो बिल्कुल आंसर आता है नहीं। एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं, एक साथ नहीं हो सकता। वो वस्तु की पूर्ति को भी नियंत्रित करता है, साथ ही साथ वस्तु की कीमत को भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन आप बात करें एक साथ, तो एक साथ नहीं कर सकता। अगर वो वस्तु की कीमत को नियंत्रित करता है, वस्तु की कीमत को अधिक से अधिक कर सकता है, तो जाहिर सी बात है बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। क्यों? उधर लोग जो है उसको खरीदना कम कर देंगे, मांग में कमी आ जाएगी, और जब मांग में कमी होगी तो बिकेगा कैसे? अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाहता है, पूर्ति करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत को क्या रखनी होगी, कम रखनी होगी, तो तभी लोग खरीदेंगे। भले ही लोगों की मजबूरी हो, थोड़ा खरीदेंगे, लेकिन अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, मांग में कमी आ ही जाएगी अगर कीमत ज़्यादा होगी। इसलिए एकाधिकारी को अगर अधिक से अधिक लाभ कमाना है तो पूर्ति की मात्रा को बढ़ानी होगी, और पूर्ति की मात्रा तभी बढ़ेगी जब वस्तु की कीमत को कम रखा जाएगा। अगर वो सोचता है नहीं मैं अधिक से अधिक कीमत वसूल करूंगा, तो ऐसे में पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि हमेशा उपभोक्ताओं का एक मिजाज होता है कि कम कीमत पर ही अधिक वस्तुएं खरीदता है। उसको ये भी तो देखना होता है मांग के अनुसार, पूर्ति हमेशा मांग के अनुसार होती, पूर्ति मन मर्जी नहीं हो सकती कि मांग है नहीं फिर भी आप पूर्ति सप्लाई करे जा रहे, पॉसिबल। जैसे गर्मी के मौसम में कोई भी जो है गर्म कपड़े या स्वेटर नहीं बेचता है, ठीक है भाई, डिमांड है नहीं, तो ऐसे में एकाधिकारी को ध्यान में रखना पड़ता है कि मांग क्या है। मांग है कम कीमत पर अधिक वस्तुओं की, तो उसको कीमत कम करके सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया इस पॉइंट? अब एक और पॉइंट है कि आखिर एकाधिकारी का उदय कैसे होता है, एकाधिकारी का जन्म कैसे होता है, कि एकाधिकारी हो कैसे जाता है। तो सबसे पहली बात, एकाधिकारी को उत्पन्न करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है सरकारी लाइसेंसिंग या सरकारी नियंत्रण। मान लो कोई भी एक सेक्टर सरकार के अंडर में है तो सरकार का एकाधिकार है, उसके अलावा कोई भी सेक्टर उसमें उत्पादन नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था रेलवे, सरकार के अंडर में कोई दूसरा रेलवे में काम नहीं कर सकता। यह सरकार लाइसेंस देती है कि इस काम को करने के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा था कोविड का टीका जो बताया था कोवैक्सीन, एक होता है कोवैक्सीन और दूसरा होता है कोविशील्ड। ये दो ही जो टीके इंडिया में बने हैं, दोनों बनाने वाले अलग अलग कंपनी है, उसके अलावा उन दोनों कंपनी ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया। तो उन दोनों के अलावा उस कोविड को बनाने वाला कोई नहीं, कोवैक्सीन बनाने वाला अलग है, कोविशील्ड बनाने वाला है, इसके अलावा कोई तीसरी कंपनी नहीं है, तो सरकारी लाइसेंस से भी एकाधिकारी बन जाता है। पेटेंट अधिकार, अगर मान लो किसी वस्तु को, एक बिल्कुल नई वस्तु को किसी कंपनी ने बनाया है और उसको अपने नाम में पेटेंट कर लिया है, तो जिस आदमी ने अपने नाम में उस वस्तु को बनाने का पेटेंट तय किया है उसके अलावा उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता, तो यहाँ पर भी वस्तु पर एकाधिकार बन जाता है। व्यापार गुट, कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी वस्तु को बनाने वाले 3 विक्रेता A, B, C, और तीनों के बीच में कंपटीशन है। अब कंपटीशन को दूर करने के लिए A, B, C अपने आप में क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जब ये ग्रुप बना लेते हैं तो ये मन अपने हिसाब से तीनों मिलके वस्तु के रेट तय करते हैं और अधिक से अधिक तय करते हैं। तो ऐसे में अब जो 3 लोगों का अधिकार था, 3 लोग नहीं होगा, अब एक ग्रुप का अधिकार हो गया।
किसका अधिकार हो गया, एक गुट का अधिकार हो गया। तो ये गुट अब एकाधिकारी में बदल जाता है। और लास्ट में प्राकृतिक उपहार, जब किसी विशेष क्षेत्र को प्रकृति का विशेष उपहार मिलता है, मतलब कई बार वहीं पर प्रोडक्शन होता है, जैसे हम तेल की बात करते हैं, ऑयल, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑयल, अगर मेरे खेत में अगर तेल का कुआं मिल जाता है तो वो कुआं तो मेरा हो जाएगा ना, वो मेरा अधिकार होगा, मैं जैसे चाहूँ उसी तरह बेच सकता हूँ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ऐसे में प्रकृति के द्वारा चीजें ही मिली, जब किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उस पर उसी का अधिकार हो जाता है। तो ये हो गया एकाधिकारी को बनने के कारण और ये एकाधिकार का फुल कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालिएगा अभी, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्यों आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैं लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।